आज का जो हमारा सेशन है वो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जेईई मेंस हो, एडवांस हो या फिर नीट हो या फिर कोई भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। देखिए, जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे उस प्रिपरेशन पीरियड में 3 फेजेज़ होते हैं। सबसे पहला फेज़ वो फेज़ जो कि लगभग डे 1 से लेकर के डे 90 अप्रॉक्सिमेटली डे 90 तक चलता है, जिसमें हमारा मोटिवेशन काफ़ी हाई रहता है। दूसरा फेज़ जो लगभग डे 90 से लेके डे 210 अप्रॉक्सिमेटली इतने समय तक चलता है, जिसमें हमारा मोटिवेशन गिर जाता है। और एक फेज़ है जो कि लगभग लास्ट फेज़ है, डे 210 से लेकर के ऑलमोस्ट जब तक वो एग्ज़ाम आ नहीं जाता तब तक चलता है। ये फेज़ इसको मैंने नाम दिया है एंग्ज़ियस फेज़। इसमें हमारी एंग्ज़ायटी ज़्यादातर हाई रहती है। देखिए, अगर आपका प्रिपरेशन पीरियड टेन्योर लगभग 1 साल का है, तो ये टाइमलाइन आप पर फिट करेगी। लेकिन अगर आपका टेन्योर 1 साल से ज़्यादा है, मान लीजिए 2 साल का प्रिपरेशन पीरियड है, तो लगभग इस टाइमलाइन को आप डबल कर लीजिए अपने हिसाब से। सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप व्हाइट बोर्ड का। देखिए, जब हम बात करते हैं अपने पहले प्रिपरेशन फेज की, दैट इज योर मोटिवेशन, जिसमें हाई रहता है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आप बिल्कुल नए नए होते हैं। आपके कुछ सपने होते हैं कंपटीशन को लेकर के। आप एक नोवेलिटी, हर चीज में नोवेलिटी देखते हैं। आप देखते हैं नया सिलेबस, नई बुक्स, नए दोस्त, नया एनवायरनमेंट। आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आती है अपने ड्रीम को लेकर के, क्योंकि बिल्कुल नया नया ड्रीम है। अभी आप लोग ग्राउंड पर नहीं उतरे हैं, आप ऊपर से सारी चीजें देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो ब्रेन है वो फ्यूचर को एंजॉय कर रहा है। अभी अभी वो प्रिपरेशन नहीं देख रहा। अभी जो फ्यूचर से मिलने वाला डोपामिन है वो हावी है। इस वजह से ये जो फेज है, डोपामिन फेज है, हाई डोपामिन फेज है। इसके साथ साथ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशनल फैक्टर्स। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब कुछ ऐसे बाहरी फैक्टर्स जो आपको मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब मोटिवेशन आंतरिक तौर पर नहीं आ रही है, बाहरी से मेरा मतलब है, जैसे शुरू शुरू में पेरेंट्स बड़े खुश हैं, पेरेंट्स की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि पॉजिटिवली आ रही है, और आप उसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर रहे हो क्योंकि अभी आप ग्राउंड को आपने नहीं समझा, अभी प्रिपरेशन को आपने नहीं समझा। पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है, टीचर्स मोटिवेटेड है। आप जो लेक्चर्स सुन रहे हो, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, या फिर आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, तो रिसोर्सेज बिल्कुल नए हैं। तो वो न्यूनेस एक अलग तरीके की एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आपको प्रोवाइड कर रही है। हालांकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशनल फैक्टर्स ज्यादा समय तक नहीं टिकते, और यहाँ पर एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि अपनी एक ऑटोनॉमी स्थापित है। ऑटोनॉमी स्थापित होने का मतलब है कि मुझे कुछ करना है, मैं किसी के प्रेशर में कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये मेरी एक इच्छा है जो डेवलप हुई है, कुछ ये कंपटीशन क्रैक करने की, कुछ करने की। लेकिन ये जो न्यूनेस वाला मोटिवेशनल फैक्टर है, ये कुछ ही समय टिकता है, बिकॉज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन गवर्न कर रही है। तो ये जो पहला फेज है ये कुछ ही समय तक रहता है, बिकॉज जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं, जहां से अभी मोटिवेशन मिल रही है, जो न्यूनेस है, जो नया डोपामिन एकदम से आया है एक्साइटमेंट की वजह से, वो कुछ ही समय लास्ट करेगा। लगभग 90 डेज से वो चैप्टर क्लोज होना और नया चैप्टर शुरू होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि है लो मोटिवेशन फेज। लो मोटिवेशन फेज का मतलब है कि अब हम लोग ग्राउंड पर उतर चुके हैं। इस स्पेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एक्चुअल लर्निंग और परसीव्ड लर्निंग, ये दोनों चीजें, दोनों कॉन्सेप्ट्स क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, हमने अब पढ़ाई करनी शुरू की, हमने देखा हमारे आसपास बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप कोचिंग में है तो, या फिर आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि एक कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग। इसका मतलब ये है कि अभी तो एक न्यूनेस वाला फैक्टर था, अभी गोल का रिवॉर्ड भी कहीं ना कहीं फ्यूचर से रिलेटेड दिमाग में चल रहा था, तो मजा आ रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे पता चला
कि वो जो गोल का रिवॉर्ड है वो काफी दूर है, वो लगभग 1 साल दूर है। अब जब ब्रेन ने ये समझा कि वो लगभग 1 साल दूर है, तो ब्रेन ने उसे अनरियल मानना शुरू कर दिया। और जो बीच में छोटे छोटे रिवॉर्ड्स, जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन देने वाले रिवॉर्ड्स हैं, उन्हें रियल मानना शुरू कर दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे आज ही क्या रिवॉर्ड मिल सकता है, फोन चला लेता हूँ, घूमने चला जाता हूँ, दोस्तों के साथ घूम लेता हूँ। मतलब ये जो छोटे छोटे रिवॉर्ड्स थे जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन दे रहे थे, उन्हें ब्रेन ने सच मानना शुरू कर दिया। और कहीं ना कहीं ये जो गोल वाला रिवॉर्ड था जो दिमाग में चल भी रहा था, वो खो गया, जिसकी वजह से पढ़ाई में थोड़ी सी कमी आनी शुरू हो गई, स्केड्यूल में डिस्ट्रैक्शंस थोड़े हावी हो गए। और इसके साथ साथ आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पहले दोस्त थे बट अब एक कंपटीशन बन चुके हैं, उन कंपटीशन की वजह से एक अलग से प्रेशर फील होना शुरू हो गया। उस प्रेशर को फील होने के बाद इस साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग के साथ साथ परसीव्ड लर्निंग, ये वाला कॉन्सेप्ट भी एक साथ ही चलता है, दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। मतलब मैं परसीव ऐसा कर रहा हूं कि वो फेलियर है, बट वो एक्चुअली में फेलियर नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं तैयारी कर रहा हूं, मान लीजिए मैं 5-6 घंटे पढ़ रहा हूं, पढ़ने के बाद मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं, लेकिन मॉक टेस्ट देने के बाद मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं, मेरे मार्क्स इन कंपैरिजन विद अदर स्टूडेंट्स लगभग या तो एक समान है या फिर थोड़े कम है। तो मेरे को लगने लगा कि ये फेलियर है मेरा। मेरे को लगने लगा कि मैं पढ़ाई तो पूरी कर रहा हूँ बट रिजल्ट नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं जो मैं रिजल्ट देखना चाह रहा हूँ, वो मैं देखना चाह रहा हूँ कि बाकी बच्चों से मेरे मार्क्स ज्यादा आ जाएं। ये एक परसीव्ड रिजल्ट मेरा होना चाहिए, जो मेरा परसेप्शन है। बट एक्चुअली जो प्रोग्रेस है, जो रियल प्रोग्रेस है, जो मेरी एक्चुअल लर्निंग है, उसका ग्राफ तो ऊपर जा रहा है। मतलब जो मेरी कमियां थी माइक्रो लेवल पे, वो तो इम्प्रूव हो रही हैं। कैसे? कॉन्सेप्ट्स जो क्लियर नहीं थे वो मैं क्लियर करता जा रहा हूँ, पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपने ऊपर और कंट्रोल स्थापित करने की। तो कहीं ना कहीं मैं क्या देख रहा हूँ कि जो रियल लर्निंग है वो तो बढ़ रही है, लेकिन वो परसेप्शन में नहीं आ रही, वो मेरी समझ में नहीं आ रही। मुझे बाकी इन्वायरमेंट को देख करके ऐसा लग रहा है कि मेरा ग्राफ डाउन जा रहा है। मतलब एक्चुअल लर्निंग तो जैसे ऊपर जा रही है, बट जो मैं समझ रहा हूँ लर्निंग, परसेप्शन, परसीव्ड लर्निंग का मतलब है जो मैं समझ रहा हूँ, जो रियल है वो नहीं, जो मुझे समझ में आ रही है। जो एक भ्रम मेरे दिमाग में पैदा हो रहा है, वो ये हो रहा है कि धीरे धीरे मेरा ग्राफ नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो प्रोग्रेस है या मेरी वर्थ है, उस प्रोग्रेस या फिर वर्थ को कहीं ना कहीं मैं दूसरों के कंपैरिजन में देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं अपने इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं मार्क्स के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, मार्क्स के कंपैरिजन में देख रहा हूँ। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, जैसे मान लीजिए आप लोग जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग शुरू ही करते हैं, वर्कआउट शुरू ही करते हैं, तो विद इन 3 मंथ्स कुछ रिजल्ट नहीं आता, आपको देखने को कुछ रिजल्ट नहीं मिलता। वो है परसीव्ड रिजल्ट, कि आप जो देख पा रहे हैं, लेकिन क्या रियलिटी में प्रोग्रेस नहीं हो रही? बट रियलिटी में माइक्रो लेवल पर तो प्रोग्रेस हो रही है ना। हालांकि रिजल्ट 3 महीने बाद दिखेंगे, लेकिन अगर मैं 3 महीने से पहले से ही अपने जो परसीव्ड प्रोग्रेस मैं समझ पा रहा हूँ कि नहीं हो रही, और मैं छोड़ दूं वो काम, तो जो एक्चुअल प्रोग्रेस होनी थी वो भी रुक जाएगी। तो यहाँ पर परसीव्ड लर्निंग भी गलत जा रही है मेरी, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग का और ज्यादा मेरे पर प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं और ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस को एंटरटेन कर रहा हूँ। साइकोलॉजी में एक थ्योरी है जिसको कहते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। बेसिकली ये मोटिवेशन को डिफाइन करती है। इसके हिसाब से मोटिवेशन इक्वल्स टू ए मतलब ऑटोनॉमी, सी मतलब कॉम्पिटेंस, और आर मतलब रिलेटेडनेस। इन तीनों को हम समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं ऑटोनॉमी क्या चीज है। देखिए, ऑटोनॉमी का मतलब है कि मैं कोई स्पेसिफिक काम खुद करना चाहता हूं, मेरे ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। मतलब आई वॉन्ट टू, आई हैव टू नहीं। उसके साथ साथ मेरा कंट्रोल मेरे उन रिलेटेड फैक्टर्स पर कितना ज्यादा है जो कहीं ना कहीं इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रभावित करने वाले हैं।
जैसे मेरा कंट्रोल मेरे डिस्ट्रैक्शंस पर, खुद पर कितना ज़्यादा है, मैं कितनी देर पढ़ाई कर पा रहा हूँ। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि परसीव्ड लर्निंग की वजह से मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं लर्न कुछ भी नहीं कर रहा, मेरा डेवलपमेंट नहीं हो रहा। साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग की वजह से कहीं ना कहीं मैं डिस्ट्रैक्शंस को और ज़्यादा एंटरटेन करने लग गया। इसकी वजह से मैंने ऑब्जर्व किया कि जो पहले ऑटोनॉमी थी शुरू में आई वॉन्ट टू वाली स्टेटमेंट आती थी कि मैं खुद से करना चाह रहा हूँ, ये गोल अचीव करना चाह रहा हूँ। बट अब एक प्रेशर जैसी फीलिंग आने लग गई है, क्योंकि अब मेरा फोकस दूसरों से आगे बढ़ना है। अब मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे एक एक्सटर्नल प्रेशर डालने लग गए हैं मेरे मार्क्स को देख करके। कहीं ना कहीं मैं अपने टीचर्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और यहाँ पर कंफर्मेशन बायस लगता है। कंफर्मेशन बायस का मतलब है, अब मेरे एनवायरनमेंट में जो इंसान मुझसे कुछ भी कहेगा मेरे एग्जाम को लेकर के, प्रिपरेशन को लेकर के, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगेगा कि वो मुझे ताना मार रहा है या फिर एक एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरी प्रोग्रेस डाउन जा रही है, परसीव्ड प्रोग्रेस डाउन जा रही है, ऐसा मेरा परसेप्शन है। तो ब्रेन क्या करेगा, वही नेगेटिव पॉइंट्स उठा लेगा जो मेरे बिलीफ सिस्टम्स को जस्टिफाई करते हैं। इसकी वजह से आई हैव टू, जो स्टेटमेंट पहले आई वांट टू थी वो आई हैव टू हो गई, प्रेशर बना, एक्सटर्नल प्रेशर, जिसकी वजह से अब मजबूरी लगने लगी पढ़ाई करना, जिसकी वजह से प्रिपरेशन अब मजबूरी लग रही है। उसी वजह से अब एक अवॉइडेंस क्रिएट होगा। कैसे? अब जब भी पढ़ने बैठूंगा तो मजबूरी वाली फीलिंग आएगी, एक प्रेशर वाली फीलिंग आएगी, एक स्ट्रेस आएगा, जो क्या करेगा, एक कोपिंग मैकेनिज्म बना देगा मेरे अंदर। कोपिंग मैकेनिज्म का मतलब है कि स्ट्रेस आया, मजबूरी जैसा फील हुआ तो अवॉइड कर लें, छोड़, नहीं करते, अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, आगे देख लेंगे। तो मैंने क्या किया, प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर दिया, अवॉइड करना शुरू कर दिया बेसिकली। कोपिंग मैकेनिज्म क्या होता है कि जब भी हम अपनी लाइफ में स्ट्रेस या कोई भी नेगेटिव इमोशन से डील करते हैं तो हमारा ब्रेन उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ ऐसे कोपिंग मैकेनिज्म बना लेता है ताकि वो बेसिकली न्यूट्रलाइज हो जाए वो नेगेटिव इमोशन। तो यहाँ पर इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अवॉइडेंस की एक न्यूरल पाथवे डेवलप हो गया है। न्यूरल पाथवे का मतलब कि जब भी मुझे मजबूरी या स्ट्रेस जैसी फीलिंग आई, मैंने उस काम को अवॉइड कर दिया, पढ़ाई को अवॉइड कर दिया। अवॉइडेंस ने क्या किया, और ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस को एंटरटेन करना शुरू कर दिया। जब और ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस आए तब और ज्यादा बैकलॉग्स क्रिएट हुए, जब और ज्यादा बैकलॉग्स क्रिएट हुए तब और ज्यादा ऑटोनॉमी डाउन हुई, एक लूप बनना शुरू हो गया। ऐसे ही अब हम बात करते हैं कॉम्पिटेंस की। कॉम्पिटेंस का मतलब है कि मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, एक सेल्फ बिलीफ होता है, एक सेल्फ एफिकेसी होती है खुद पर कि मुझे ऐसा बिलीफ है मैं कर लूंगा। शुरू में कॉम्पिटेंस हाई होता है, लेकिन अब क्या हुआ इस फेज में आकर के, जब मैंने देखा ऑटोनॉमी डाउन जा रही है, जब मैंने देखा मेरी परसीव्ड लर्निंग डेवलपमेंट डाउन जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगने लग गया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए रास्ता नहीं है। या फिर कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंस थोड़ा ब्लर होना शुरू हो गया, डाउन होना शुरू हो गया। इसी के साथ साथ ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज रिलेटेडनेस। रिलेटेडनेस का मतलब है एक सेंस ऑफ कनेक्शन या फिर एक बिलोंगिंगनेस अपने ग्रुप के साथ। मान लो आपका कोई स्पेसिफिक गोल है और उस गोल को कुछ स्पेसिफिक लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके बीच एक कनेक्टेडनेस। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो ये हो रहा है जो हमारे पुराने दोस्त दोस्त लोग थे उनसे तो कनेक्शन कट ही गया, लेकिन इसके साथ साथ ये जो मेरे नए फ्रेंड्स बने थे ना शुरू वाले फेज में, एक्साइटमेंट वाले फेज में, वो मेरे कंपटीशन या फिर कंपैरिजन के एक फैक्टर बन चुके हैं, जिसकी वजह से रिलेटेडनेस वाला फैक्टर तो बिल्कुल उल्टा चल रहा है। सोशल लाइफ बिल्कुल जा चुकी है, आइसोलेशन आ चुका है। अब मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मेरे मोटिवेशन के तीनों ही फैक्टर्स डाउन है, तो ये वाला फेज मेरे को और ज्यादा डिमोटिवेट करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से इस पूरे फेज में मैं पढ़ाई को लेकर के एक स्लगिशनेस, एक प्रोक्रेस्टिनेशन, एक अवॉइडेंस जैसा फील करना शुरू कर दूंगा।
अब आता है मेरा अगला और लास्ट फेज, जब एग्जाम पास आने लग जाता है, जिसको हम कहते हैं एंग्जियस फेज। लगभग डे 210 के बाद ही शुरू हो जाता है। एंग्जियस फेज में क्या होता है कि यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग वाला फैक्टर था, कि मैं अभी यहाँ पर था, अभी बहुत समय था गोल को अचीव करने के लिए, लेकिन यहाँ पर अब क्या हो गया है, मैं पास में आ गया हूँ। पहले मैं दूर था गोल के, अब मैं पास आ चुका हूँ और गोल बिल्कुल पास है, जिसकी वजह से अर्जेंसी क्रिएट हो रही है। पहले मुझे गोल अनरियल लगता था, ये मेरा परसेप्शन था, लेकिन अब मुझे गोल रियल लगने लग गया है, जिसकी वजह से अर्जेंसी क्रिएट हो गई है। अर्जेंसी क्या कर रही है? अर्जेंसी हाई वैल्यू क्रिएट कर रही है उस गोल को लेकर के। एक मोटिवेशन का और फॉर्मूला होता है, जिसमें आपकी वैल्यू कितनी है गोल के प्रति ये देखा जाता है, और एक्सपेक्टेंसी मतलब आपका बिलीफ कि आप वो अचीव कर पाओगे वो कितना है। वैल्यू जो आप गोल को देते हो कि उस गोल की वैल्यू आपके नजरिए में कितनी है। पहले वो डाउन थी बिकॉज उस वक्त सिचुएशन बीच में ऐसी बन चुकी थी, मोटिवेशन डाउन था, साथ में वो गोल अनरियल लग रहा था क्योंकि दूर था। लेकिन अब वो गोल पास आ चुका है तो वैल्यू भी बढ़ गई है। बट एक एंग्जियस कॉम्बिनेशन होता है जब वैल्यू बढ़ जाती है और एक्सपेक्टेंसी डाउन हो जाती है। वैल्यू बढ़ गई है लेकिन एक्सपेक्टेंसी कि मैं इस गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे लायक नहीं है। क्यों, ये ऐसा क्यों हुआ? हमने लास्ट फेज में समझा, सारा गड़बड़ हो गया था ना लास्ट फेज में, अवॉइड करने लग गए थे, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में अवॉइडेंस आ गया तो प्रिपरेशन तो डाउन चली गई, जिसकी वजह से अपने आप एक्सपेक्टेंसी तो यही नेगेटिव क्रिएट होगी कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बट वैल्यू हाई जा रही है तो एंजाइटी क्रिएट होगी। एंजाइटी क्रिएट होगी तो वर्किंग मेमोरी लो हो जाएगी। वर्किंग मेमोरी का मतलब है कंसंट्रेशन लो हो जाएगा। वर्किंग मेमोरी का मतलब है कंसंट्रेशन डाउन हो जाएगा, इसे अभी ऐसा समझो। इसके साथ साथ अब मैंने जो पुराना कोपिंग मैकेनिज्म था, जिसका मैंने न्यूरल पाथवे बना लिया था, न्यूरल शॉर्टकट बना लिया था, वो क्या था? अवॉइडेंस, वापस एक्टिव हो जाएगा। अब जैसी एंजाइटी फील होगी मैं अवॉइड करना शुरू कर दूंगा सिचुएशन को। इसलिए आपने देखा होगा जब एग्जाम पास आते हैं तो आपको पता है एग्जाम पास आ रहे हैं, अर्जेंसी फील भी होती है, एंजाइटी फील भी होती है, लेकिन आप पढ़ने बैठते हैं तो आप पढ़ाई को अवॉइड कर देते हैं। अवॉइडेंस कोपिंग मैकेनिज्म बन जाएगा। यहीं पर एक बहुत अच्छा लॉ आता है, एक कंसेप्ट आता है जिसको कहते हैं द यर्कस डॉडसन लॉ। ये बताता है कि जब स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब ऐसे समझो एक प्रेशर, पढ़ाई को लेकर के प्रेशर मिनिमल होता है, तो हम क्या करते हैं? प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। यहाँ पे देखो ग्राफ में ए जो पॉइंट है, मिनिमल स्ट्रेस है तो प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। बट जब वही स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ता है, एक मीडियम फेज में पहुंचता है, तब हम पीक परफॉर्मेंस देखते हैं अपनी। लेकिन जब वही स्ट्रेस या प्रेशर बढ़ जाता है, हाइक पर पहुंच जाता है, तब हम एंजाइटी महसूस करते हैं। तो लास्ट वाले फेज में अभी हम वही एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, और इसी वजह से पढ़ाई हुई, पढ़ाई करने बैठे एंजाइटी फील हुई, कोपिंग मैकेनिज्म जाग उठा, अवॉइड करने लग गए, रिलीफ मिल गया। ये एक स्ट्रेटेजी हम फॉलो करना हमने शुरू कर दिया, ब्रेन ने सीखना शुरू कर दिया। अब हमने ये 3 फेजेस तो समझ लिए, ये कैसे काम करते हैं, कैसे मोटिवेशन पहले हाई रहती है फिर डाउन जाती है फिर एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाती है। अब समझते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले ठीक करते हैं ऑटोनॉमी को। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अभी मैं आपको 2 ऑप्शंस देता हूं, पहला ऑप्शन है कि मैं आपको 10,000 रुपये देता हूं इसी वक्त, और दूसरा ऑप्शन है कि आपको 50 क्वेश्चंस अभी सॉल्व करने हैं। आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ज्यादातर लोग सीधा आंसर बोलेंगे 10,000 रुपीज। इसी को हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग कहते हैं। हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग का मतलब है कि जो फ्यूचर का रिवॉर्ड है वो इतना ज्यादा इमोशनली इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है जितना अभी प्रेजेंट में रिवॉर्ड मिलने वाला है। फ्यूचर में आप आज 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं, आप कंपटीशन क्लियर कर लेते हैं, आपकी सैलरी ही 10,000 रुपये से बहुत ज़्यादा होगी जो आपको हर महीने मिलेंगे, लेकिन वो नहीं दिख रहा, वो रियलिस्टिक नहीं है। लेकिन आज का, अभी का रिवॉर्ड रियलिस्टिक लग रहा है। तो यहीं पर हम क्या करते हैं, जो फ्यूचर में रिवॉर्ड मिलने वाला है
उसका वेट ना करते हुए अपने गोल को तोड़ करके छोटे छोटे गोल्स में कन्वर्ट करके अपनी प्रोग्रेस को विजिबल करके जो रोज एक कॉम्प्लीशन का सेटिस्फेक्शन मिलेगा एज अ रिवॉर्ड, वो लेना हम शुरू कर देंगे। हमने लास्ट तक के रिवॉर्ड का वेट नहीं किया। हमने क्या किया, हमने प्रोग्रेस को विजिबल करना शुरू किया स्मार्ट गोल्स बना करके। स्मार्ट गोल्स का मतलब है कि हम डेली बेसिस पर गोल्स बनाना शुरू कर रहे हैं। सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि डेली बेसिस पर गोल, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप लोग जब कोचिंग जाते हैं या लेक्चर्स सुनते हैं या पढ़ाई करते हैं तो आपके दिमाग में ऑलरेडी एक एब्स्ट्रैक्ट गोल बन जाता है कि कोचिंग में आज ये पढ़ाया, आज की क्लास में आज के तीनों लेक्चर्स में, तो मुझे कल तक ये करके लाना है, ये कुछ पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं, कुछ काम है। तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट गोल मेरे दिमाग में बन गया। चाहे आप खुद से भी पढ़ रहे हैं तो लेक्चर लेने के बाद आपके दिमाग में यही आता है, बुक्स पढ़ने के बाद भी। हमें बस क्या करना है, उस एब्स्ट्रैक्ट गोल को स्मार्ट की एक दायरे में लेकर के आना है। स्मार्ट मतलब गोल को स्पेसिफाइड कर दो और स्पेसिफिक बना दो। वो जो एब्स्ट्रैक्ट चल रहा है, बताओ कितने क्वेश्चंस करने हैं, कौन कहाँ तक कॉन्सेप्ट को कहाँ तक पढ़ना है, किस तरीके से रिवाइज करना है। बस उसे स्पेसिफिक बना लो, मेजरेबल। उसे मेजर कैसे करोगे? आपके पास कोई लॉग है उसे मेजर करने के लिए, कोई शीट है उसे मेजर करने के लिए? तो मेजर करने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका है कि या तो अपने पास कुछ ऐसी शीट्स रखो या कुछ ऐसी नोटबुक रखो जिसमें आप अपने गोल्स को मेजर कर पाओ डेली बेसिस पे कि आपने किया या नहीं किया। या फिर ऐसा एक व्हाइट बोर्ड ले लो, व्हाइट बोर्ड अपने पास लगा लो अपने रूम में, उसमें रोज डेली बेसिस पे आप मेजर कर लो, मिटा लो, आसानी रहेगी मिटाने में और लिखने में। तीसरा, अचीवेबल है क्या वो गोल? ऐसा तो नहीं आपने प्रैक्टिकल गोल बना लिया है। आप अगर 5 या 6 घंटे रेगुलरली पढ़ना चाहिए, जो आप कोचिंग से हट करके, कहीं आपने ऐसा तो गोल नहीं बना लिया जो 10 घंटे का गोल हो, 5 6 घंटे में अचीव ही ना हो पाए। रिलेवेंट है। रिलेवेंट का मतलब है आपका जो फाइनल गोल है, फाइनल ड्रीम है, कंपटीशन वाला है, उससे रिलेटेड है, कुछ ज्यादा अनरिलेटेड तो नहीं पहुंच गया है। आप कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट्स पर तो नहीं पहुंच गए, जो कॉन्सेप्ट्स आने ही नहीं वाले। टाइम बाउंड, आपने एक टाइम क्राइटेरिया तो क्रिएट कर लिया है कि कितने बजे से पहले तक कंप्लीट करना है, या फिर कोई एक डेफिनेशन टाइम बाउंडेशन की आपने क्रिएट की है या नहीं की है। जब ये स्मार्ट के दायरे में आ जाता है तो आप उसको रोज कंप्लीट कर सकते हैं, और जब आप उसे रोज कंप्लीट करके मेजर करते हैं, आप विजिबल है वो प्रोग्रेस, तब आपको वो रिवॉर्ड जैसा फील होता है। तब आप उसे देखते हैं और आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे रिवॉर्ड्स पास आ जाते हैं। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे जब आपने छोटे छोटे रिवॉर्ड्स को विजिबल रूप से देखना शुरू कर दिया है, तो आपने अब अपना ऑटोनॉमी स्थापित करनी शुरू कर दिया वापस। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ऑटोनॉमी स्थापित करने के लिए, कि आपने शुरू क्यों किया था। देखिए धीरे धीरे करके इस फेज में आते आते आपको ऐसा प्रेशर फील होने लग जाता है कि बाहरी लोग, बाहरी इन्वायरमेंट मुझे कंट्रोल कर रहा है और मुझसे ये काम करवाना चाह रहा है, जिसकी वजह से ऑटोनॉमी चली जाती है। लेकिन जब आप अपने आप को बार बार रिमाइंड कराते हैं कि आपने ये जर्नी शुरू क्यों की थी, रीजन क्या था, वो एक बड़ा रीजन जिसकी वजह से आपने सोचा कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, अपने आप को रिमाइंड दिलाना, बार बार याद दिलाना, जिससे कि वापस ऑटोनॉमी स्थापित हो। इसके साथ साथ अपने डिस्ट्रैक्शंस पर वापस कंट्रोल लेकर के आना। डिस्ट्रैक्शंस दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब बाहरी डिस्ट्रैक्शंस, जैसे कि आपका मोबाइल फोन, आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने अपना फोन पास में रखा हुआ है और उसकी नोटिफिकेशन बजती है, आप पढ़ाई के बीच में उसे देखना शुरू कर देते हैं, या फिर आपके दोस्त। ऐसे बहुत सारे एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। इनको कंट्रोल किया जा कैसे जाता है? सबसे पहले लिखें कि क्या क्या है आपके एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस, फिर फ्रिक्शन डिजाइन करें। फ्रिक्शन डिजाइन का मतलब है, इसे इन्वायरमेंट डिजाइन भी कहते हैं, इन्वायरमेंट सेटिंग भी कहते हैं, कि जो जो डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहे हैं वहां पर फ्रिक्शन ले आए,
जैसे फोन अगर डिस्ट्रैक्शन, ट्रिगर क्या है, मान लो फोन ट्रिगर है डिस्ट्रैक्शन का, या फिर नोटिफिकेशन ट्रिगर है तो नोटिफिकेशन को बंद कर देना, पढ़ाई के वक्त साइलेंट कर देना फोन को, या फिर फोन को एक ऐसी ऊंची जगह रखाना जहां पर एफर्ट लगे उसे उतारने में। ऐसे ही बाकी जो डिस्ट्रैक्शंस है उन्हें मैनेज करके अपने से दूर कर लेना उस पीरियड के लिए जो पढ़ाई वाला है। ये तो हो गया फ्रिक्शन बनाना। और फ्रिक्शन घटाने का मतलब ऐसे इन्वायरमेंटल क्राइटेरियाज जो और पढ़ाई के लिए आपको मोटिवेट करते हैं, उन्हें अपने पास ले आना पढ़ाई के वक्त। जैसे मान लो आपको अच्छी फ्रेग्रेंस से काम महसूस होता है, तो उस वक्त आप कुछ हल्का फुल्का फ्रेग्रेंस वाला कुछ वहां पे आसपास लगा सकते हैं। या फिर ऐसे मान के चलिए आपको थोड़ी सी हल्की लाइट में, मतलब एक होता है बहुत ज्यादा विजिबल लाइट, बट उससे थोड़ी सी हल्की लाइट ज्यादा सूदिंग लगती है पढ़ाई के लिए, तो आप ऐसा कुछ डिजाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पर कंडीशनिंग स्थापित कर सकते हैं। एनवायरमेंटल सेटिंग में कंडीशनिंग का मतलब है एग्जाम होने वाला है टेबल चेयर पर, तो अपने आप को फोर्स करें कि आप टेबल चेयर पर ही बैठे कर पढ़ें, ना कि बेड पर। अब आप एनवायरमेंट डिजाइन कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक टाइम को लेकर के पढ़ाई को और ज्यादा एम्पावर करें। मतलब जैसे मान लीजिए एग्जाम होने वाला है एक स्पेसिफिक टाइमिंग के बीच, अलग अलग एग्जाम्स के अलग अलग टाइमिंग है, उसी टाइमिंग के बीच आप अपने मॉक टेस्ट या फिर हाई कंसंट्रेशन वाले स्टडी पीरियड्स रखें। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस दो प्रकार से समझेंगे, एक ब्रेन के लेवल पे, एक साइकोलॉजिकल लेवल पे। जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन का जो ये वाला पार्ट है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, माथे के जस्ट पीछे वाला पार्ट, यहाँ पर जो होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बेसिकली आपके अटेंशन, आपके डिसीजंस, इनको कंट्रोल करता है। और जो लिम्बिक सिस्टम होता है वो आपकी अर्जेस, आपका कंफर्ट, आपका अभी जो इमीडिएट प्लेजर मिल रहा है उस वाले पार्ट को कंट्रोल करता है। हालांकि पीएफसी उस पर एक तरीके से गार्ड की तरह खड़ा रहता है। अगर पीएफसी कमजोर है तो आपका सिक्योरिटी गार्ड कमजोर है, तो आपका मन बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएगा इमीडिएट प्लेजर्स पर, इमीडिएट स्टिमुलेशंस पर। हमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बिल्कुल इसी तरीके से मजबूत करना है जैसे हम अपने बाइसेप्स को ट्रेन करते हैं जिम में। हमें क्या करना है इसको ट्रेन करने के लिए? डिस्कंफर्ट को एम्ब्रेस करना है। पूरे दिन में जहां जहां जो जो काम आपको अनकंफर्टेबल लग रहे हैं, छोटे काम है, बहुत छोटे छोटे काम है, जैसे मान लो ठंडे पानी से नहाना अनकंफर्टेबल लग रहा है तो नहा लो। बहुत छोटे छोटे काम करना शुरू कर दो जिसमें बहुत एफर्ट्स या बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, तो आप उस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक मसल की तरह मजबूत करना शुरू कर दोगे। दूसरा, आपको क्या करना है बेसिकली, जो इमीडिएट प्लेजर्स हैं या फिर इमीडिएट स्टिमुलेशंस हैं उनको आगे के लिए प्रोक्रेस्टिनेट कर देना है। जैसे मान लीजिए पढ़ाई करते करते मन किया थोड़ी देर शॉर्ट्स चला लेता हूं, आपको क्या करना है, उस अर्ज को आगे के लिए टाल देना है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, उस अर्ज को खत्म नहीं करना, सप्रेस नहीं करना है, मना नहीं करना। आपको क्या बोलना है, अरे यार शाम को देखेंगे, पहले आज का ही गोल कंप्लीट कर लें, पहले आज का जो टारगेट बना है वो कंप्लीट कर लें, फिर शाम को चला लेंगे। दूसरा तरीका दैट इज कॉल्ड अर्ज सर्फिंग। ये माइंडफुलनेस स्ट्रेटेजी का एक तरीका है। इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है, एक टूल है, अगर आपने करना शुरू कर दिया तो ये आगे तक बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आपका मन किसी भी काम को करने को करा जो प्लेजर देने वाला है तुरंत, तो आपको क्या करना है, बस जो अर्ज पैदा हुई है उसको ऑब्जर्व करना है। अर्ज किसी ना किसी बॉडी पार्ट पर जरूर सेंसेशन के रूप में आई होगी। आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते एकदम से मन किया फोन चला लेता हूँ, तो मैंने ऑब्जर्व किया मेरे चेस्ट में या फिर पेट की तरफ एक अलग सी सेंसेशन आई, एक्साइटमेंट जैसी सेंसेशन। आपको क्या करना है, तुरंत रुकना है और ये ऑब्जर्व करना है कि जो अर्ज पैदा हुई ये किसी न किसी बॉडी पार्ट पर सेंसेशन बन करके जरूर आई होगी। तो आपने ऑब्जर्व करना है कि पेट, चेस्ट, कहीं पर कुछ सेंसेशन फील हो रही है, कुछ ऐसा लगेगा शायद एक्साइटमेंट जैसी कोई सेंसेशन। उसको नॉन जजमेंटल तरीके से ऑब्जर्व करो। नॉन जजमेंटल तरीके का मतलब है ये सेंसेशन अच्छी है, खराब है, नहीं,
आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि अच्छा 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 यहाँ फील हो रहा है, ठीक है, ऐसा फील हुआ। तो जब आप उसे ऑब्जर्व करोगे, आपका मन विचार की तरफ जाए, वापस खींच करके ऑब्जर्वेशन पे ले आओ, कुछ ही सेकंड्स में आप ये पाओगे वो अर्ज अपने आप डाउन हो जाती है। जैसे ही वो अर्ज आपको लगे कि हाँ अब मैनेजेबल है, वापस पढ़ाई पर आ जाओ। इसी प्रक्रिया को कहते हैं अर्ज सर्फिंग। जब हम माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं, माइंडफुलनेस की प्रक्रिया के अंदर ही आती है, बट और भी तरीके हैं, एक्सरसाइजेज हैं जो माइंडफुलनेस के अंदर आते हैं, जो हम रोज 10 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ब्रीदिंग माइंडफुलनेस, 10 मिनट का टाइमर लगाया, सांसों को ऑब्जर्व किया, सांसों के आने और जाने को ऑब्जर्व किया, सांसों के टच से, जैसे हम अपने हाथ को टच करते हैं तो स्किन पर सेंसेशन होती है, वैसे ही नाक के ऊपरी छोर से लेकर के ऊपर वाले होठ तक, इस एरिया में जो भी सेंसेशन हो रही है उसे ऑब्जर्व किया बिना किसी जजमेंट के। मन विचारों की तरफ जाएगा, बट जैसे ही रियलाइज हो कि मैं तो ये कर रहा था, मैं तो मेडिटेट कर रहा था, वापस मन को खींच करके इधर ले आओ। ये पॉइंट नहीं है कि कितनी बार मन जा रहा है, उसे जाने दो, 1000 बार जा रहा है 1000 बार जाने दो। इंपॉर्टेंट ये है कि आप जैसे ही आपको रियलाइज हो, आप उसे खींच करके ले आओ। अब चाहे रियलाइजेशन कुछ सेकंड्स बाद हो, चाहे कुछ मिनट्स लग जाए, लेकिन उसे खींच करके वापस सांसों पर ले आना है। रिग्रेट नहीं करना कि मन बार बार थॉट्स की तरफ क्यों जा रहा है। 10 मिनट की ब्रीदिंग माइंडफुलनेस रोज आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को और ज्यादा मजबूत करती है, आपके अंदर टेंडेंसी पैदा करती है किस चीज की, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स या फिर इमीडिएट प्लेजर्स को ज्यादा महत्वता ना देने की, इन कंपैरिजन विद जो इम्पोर्टेंट काम है उसको करने की। जिसकी वजह से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होने की वजह से जो लास्ट फेज है, इसमें जब एंजाइटी आती है उसको भी मैनेज कर लेता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। जब हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग होने लगता है, हमें अर्ज सर्फिंग प्रैक्टिस में आने लगती है, तब हम हेल्दी रिवॉर्ड सिस्टम बना सकते हैं अपने लिए। हेल्दी रिवॉर्ड सिस्टम का मतलब है कि मैंने एक स्पेसिफिक काम किया तो अब मैं उसे रिवॉर्ड दे सकता हूँ। रिवॉर्ड में क्या क्या आ सकता है, जैसे मेरा कोई फेवरेट शो है वो देखना एक रिवॉर्ड हो गया शाम को, या फिर कुछ लीजर टाइम, खाली समय, कुछ हॉबी स्पेसिफिकली जो मैं फॉलो करना चाहता हूँ। जब तक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक आप बार बार चाहोगे कि वो हॉबी मैं पहले कर लूं, वो रिवॉर्ड मैं पहले ही दे लूं अपने ब्रेन को, और आप उसमें सक्सेसफुल भी हो जाओगे। इसीलिए ये हेल्दी रिवॉर्ड सिस्टम भी तभी काम करेगा जब इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस पर काम हो रहा होगा। अब आ जाते हैं कॉम्पिटेंस पर, बट इससे पहले हम लोग आगे चले। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा लिखा गया है। देखिए, कॉम्पिटेंस का मतलब जो हमने पहले समझा था वो था कि मुझे लगता है कि मैं काम कर सकता हूँ। मतलब एक सेल्फ बिलीफ कह लीजिए या फिर एक सेल्फ एफिकेसी कह लीजिए उस काम को लेकर के, कि मैं उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर सकता हूँ या नहीं। वो हमारी डाउन हो चुकी थी, अब उसे कैसे ऊपर उठाए। सबसे पहले रिफ्लेक्शन करना शुरू करें। रिफ्लेक्शन का मतलब है मंथली बेसिस पर आप अपनी स्ट्रैटेजीज को रिफ्लेक्ट करें कि इस महीने जो जो मैंने स्ट्रैटेजीज यूज की हैं, क्या मैंने डेली बेसिस पर उन स्ट्रैटेजीज को लेकर के गोल्स अचीव कर पाया या नहीं, या फिर स्ट्रैटेजीज में अब क्या क्या चेंजेस लाने हैं। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक रिवीजन स्ट्रैटेजी मान लीजिए आप लोग यूज कर रहे हैं और करना भी चाहिए, जिसको हम कहते हैं एक्टिव रिकॉलिंग मेथड। एक्टिव रिकॉलिंग मेथड का मतलब है लेक्चर के बाद आपको जो जो समझ में आया, अब आप उसको क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कीवर्ड्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, बिना देखे नोट्स को, बिना कुछ पॉइंटर्स को विजिबली देखे या सुनते हुए। मतलब खुद रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या सर ने बताया, कीवर्ड्स के रूप में आपने लिख लिया। यही प्रोसेस आप किसी खुद से याद की हुई कंसेप्ट का भी कर सकते हैं, खुद से पढ़ा हुआ कंसेप्ट का भी कर सकते हैं। एक्टिव रिकॉलिंग की प्रैक्टिस, तो उसमें क्या क्या एडिशन करना है, उस स्ट्रैटेजी में क्या क्या आपको माइनस करना है, आपको वो रात में रखना है, दिन में रखना है, जो जो महीने भर का एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज में क्या क्या चेंजेस लाने हैं। मिस्टेक रजिस्टर बनाना जरूरी है, उस मिस्टेक रजिस्टर को मेंटेन करना मंथली,
हर मंथ जो भी रिफ्लेक्शन पीरियड आप जिस दिन रखोगे उस दिन देखो कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की, उनका मैंने क्या क्या सॉल्यूशन दोबारा ठीक किया या नहीं, अब मुझे क्या क्या एडिशन करना चाहिए। मिस्टेक रजिस्टर मतलब एक ऐसा रजिस्टर, जो भी आप गलतियां करते हैं, चाहे वो मॉक टेस्ट की गलतियां हो, चाहे वो डेली बेसिस की गलतियां हो, आप उन क्वेश्चंस और सॉल्यूशन को उसमें लिख लेते हैं, ताकि बाद में आप उस पर रिफ्लेक्ट कर पाए। तो उस महीने के एंडिंग में आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपने रिफ्लेक्शन पीरियड वाले दिन। अपने परसेप्शंस को चेंज करना, हर मंथ उस पर काम करना। पर परसेप्शंस कहाँ गड़बड़ करते हैं? अपनी प्रोग्रेस को लेकर के परसेप्शन, जो हमने पहले यहाँ पर बात की थी ना, कि लर्निंग का एक परसेप्शन गलत परसेप्शन बन जाता है, उसको चेंज करना, उसको पॉजिटिवली रिफ्रेम करना, प्रोग्रेस को पॉजिटिवली रिफ्रेम करना। और वो पॉजिटिवली रिफ्रेम कैसे हो सकता है? अपने आप को बार बार याद दिलाते हुए कि ये जो दूसरे लोगों के मार्क्स हैं, अगर मैं उनको देख करके सोचूंगा, अपनी प्रोग्रेस नापूंगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपना कॉन्फिडेंस खो दूंगा, सेल्फ मोटिवेशन खो दूंगा। लेकिन जब मैं खुद के उन पॉजिटिव पॉइंटर्स को देखूंगा जो मैं अचीव करता जा रहा हूं, तो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट लगेगा, जिसकी वजह से मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। उसी तरीके से अपने डिस्ट्रैक्शंस को देखना, मैनेज करना। हो सकता है कुछ नए डिस्ट्रैक्शंस पैदा हो गए हों, उनको कैसे मैनेज करना है। महीने भर के जो फ्रिक्शंस बनाए थे या घटाए थे, उन पर और क्या काम करना है। लाइफ इंटरप्शंस जो हो रहे हैं अभी, लाइफ में तरह तरह के इंटरप्शंस पैदा होते रहेंगे अलग अलग टाइम फ्रेम्स में। हो सकता है तबीयत खराब हो जाए आपकी, हो सकता है घर पर किसी की तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है कहीं जाना पड़ जाए बीच बीच में। उन सभी जो आपके इंटरप्शंस हो रहे हैं, उन सभी इंटरप्शंस के साथ आप पढ़ाई को, अपने गोल को कैसे मैनेज कर रहे हो? मैनेज तो करना पड़ेगा, किस तरीके से मैनेज कर रहे हो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करो। अपने पास्ट में जो गड़बड़े हुई, बैकलॉग्स बन गए या जो भी हुआ, उसको छोड़ देना, उस या फिर पास्ट का र्यूमिनेट करना कि पिछले फेज में तो कितना अच्छा चल रहा था, अब वैसा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। उसको सोच सोच करके एंजाइटी को जो आप पैदा कर रहे हो, वहां वहां से बचना, उसे रिफ्रेम करना कि पास्ट गया, वो फेज था, इस वजह से मोटिवेशन फील हो रहा था, अब एक नया फेज है, इस पर काम करना है। स्लीप को मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। स्लीप में ही एक प्रोसेस घटित होता है जिसको कहते हैं मेमोरी कंसोलिडेशन। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो भी पढ़ा, वो कन्वर्ट होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, हिपोकैम्पस की मदद से, रात को डीप स्लीप में। नींद गड़बड़ा रखी है, रोज कोई स्केड्यूल फिक्स नहीं है, कभी 10 बजे सो रहा हूँ, कभी रात को 1 बजे सो रहा हूँ, तो मेमोरी कंसोलिडेशन में गड़बड़ होगी, चीजें लंबे समय तक याद नहीं रहेंगी, कॉग्निटिव डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। ज्यादा गड़बड़ हुई तो कंसंट्रेशन स्पैन घटना या और भी चीजें, कॉग्निटिव फंक्शंस का कम हो जाना। तो स्लीप को फिक्स करना, हर महीने रिफ्लेक्ट करना कि स्लीप ठीक चल रही है, बट उसको ज्यादा ओवर थिंक या ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, जरूरत से ज्यादा नहीं, वरना जानबूझ करके नींद लेट होगी, लेट जाओगे बट नींद नहीं आएगी। नींद को ठीक करने के लिए प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक वीडियो है, प्रॉपर गाइडेड प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन है, आप उसे सुनते सुनते सो सकते हो, चैनल पर है, देख सकते हो। तो इसको रिफ्लेक्ट करते हुए, बैकलॉग्स अगर बन गए हैं तो बैकलॉग्स को प्लान करना, कितने क्वेश्चंस के बैकलॉग्स बने हैं, कंसेप्ट्स के बैकलॉग्स बने हैं, उनको डेल अपने अगले मंथ का टारगेट बनाना कि रोज मुझे लगभग इतना घंटा इन्वेस्ट करना है और ज्यादा अपने बैकलॉग्स पर। तो कितना घंटा होना चाहिए? आधा घंटा, 40 मिनट्स, कि मेरे बैकलॉग्स कंप्लीट हो जाएं, वो मैनेज करना। वैराग्य, वैराग्य मतलब सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का मतलब है अपनी, हर महीने जब भी रिफ्लेक्शन पीरियड होगा, तो कोई ऐसा प्लेजरेबल एक्टिविटी जो गड़बड़ पैदा कर रही है, उसे सेक्रीफाइस कर देना। एग्जाम्पल के तौर पे शॉर्ट्स देखना, दूसरे तीसरे महीने आपने शॉर्ट्स देखना सेक्रीफाइस कर दिया। जब सेक्रीफाइस करोगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी। हमने समझा था मोटिवेशन इक्वल्स टू एक्सपेक्टेंसी टू वैल्यू। एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि मैं कर पाऊंगा इस काम को, वैल्यू मतलब मैं कितनी वैल्यू दे रहा हूं उस काम को। अब मैंने क्या किया, जब वैराग्य या सेक्रीफाइस किया उस पार्ट को, स्पेसिफिक एक्टिविटी को,
मैंने इंटरनली वैल्यू इंक्रीज कर दी। वैल्यू क्या करेगी? एक्सपेक्टेंसी को फोर्स करेगी बढ़ने के लिए, जिसकी वजह से आप और ज्यादा मेहनत करोगे खुद से, एक इंटरनल मोटिवेशन की तरह। मोटिवेशन बढ़ेगा तो इस तरीके से हम कॉम्पिटेंस इंक्रीज कर देंगे। अब आते हैं रिलेटेडनेस पर। रिलेटेडनेस हमने समझा था एक सेंस ऑफ कनेक्शन, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस दूसरों के साथ। यहाँ पे हमने क्या समझा? सबसे पहले खुद के साथ तो हम सेल्फ ऑफ कनेक्टिविटी बना लें, तब तो हम दूसरों के साथ आएंगे। तो खुद को फॉरगिव करना शुरू करो। खुद को फॉरगिव करने का मतलब है, बहुत सारे पास्ट में हमने ऐसी प्रॉमिसेस खुद से किए हैं जो पूरे नहीं कर पाए। रिफ्लेक्शन पीरियड में पता चलेगा, वहां खुद को फॉरगिव करो। सेल्फ कंपैशन, सेल्फ कंपैशन का मतलब है अपने आप को फॉरगिव कर देना, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को देखना, जो जो किए, जो नहीं कर पाए उसको लेकर के ज्यादा खुद को कोसना नहीं, गिल्ट में नहीं जाना। जब जब गिल्ट रहेगा, अगर आप ऐसा सोचोगे गिल्ट मोटिवेट करता है, तो गिल्ट नहीं मोटिवेट करता। वो भी एक एक्सटर्नल मोटिवेशन की तरह है, बस एक छोटी सी स्प्रिंग देता है, उसके बाद वो वापस आपको डाउन ले जाता है। गिल्ट एक अच्छा फैक्टर नहीं है मोटिवेट करने के लिए खुद को। गिल्ट को जाने दो, रिलैक्स फील करो। अब हम बात करते हैं दूसरे लोगों से कनेक्टिविटी। बट कंपैरिजन एक ऐसा फैक्टर है जो दोस्तों में कंपटीशन जिसने पैदा कर दिया। जहां पे मुझे कनेक्टिविटी फील करनी थी, वहां पर मैं कंपैरिजन फील कर रहा हूं। कंपैरिजन क्या कर रहा है? कॉर्टिसोल इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रेस इंक्रीज कर रहा है, और एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर है मोटिवेट करने का जो स्टेबल कभी नहीं होता। ये एक इरेशनल एक्सपेक्टेंसी क्रिएट कर रहा है। इरेशनल एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि एक गलत वहम पैदा करना कि अगर मैं इन लोगों से आगे निकल जाता हूं या मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो मैं लायक हूं एग्जाम देने के लिए या फिर कंपटीशन क्लियर करने के लिए। क्योंकि मैं सिर्फ अपने आसपास के लोगों को देख रहा हूं, मैं इतनी भीड़ को नहीं देख रहा जो दुनिया भर की भीड़ दे रही है। कोई अपने घर में तैयारी कर रहा है, कोई अपने अलग कोचिंग में तैयारी कर रहा है। मैं कितना लोगों को देखता रहूंगा? मैं जंप लेने की सोच रहा हूं, और जंप मैं एक ए पॉइंट से सीधा जेड पॉइंट पर लेने की सोच रहा हूं। लेकिन मैं ये नहीं देख रहा कि अगर मैं इतना सोच रहा हूं तो मैं अपने लिए एक एक गलत रैशनल गोल बना रहा हूं जो मैं अचीव नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से मैं और लो मोटिवेशन फील कर रहा हूं। खुद से कंपैरिजन, या फिर इसे कहें कि हाँ देखिए, ये एक अनहेल्दी वे भी है अपनी वर्थ को समझने का। मैं दूसरों को देख करके अपनी वर्थ डिसाइड कर रहा हूं। मैंने अपना इमोशनल रिमोट कंट्रोल या वर्थ का रिमोट कंट्रोल बाहर दे दिया है। यहां पर हमें सेल्फ ऑब्जर्वेशन यूज करना है। खुद के पास्ट क्राइटेरिया देखो, राइट परसेप्शन ऑफ इंप्रूवमेंट के साथ, गलत परसेप्शन नहीं, जो एक्चुअल इंप्रूवमेंट हुई है वो देखो कि आपने अपने स्किल में, आपने अपने समझने की क्षमता में क्या क्या इंप्रूव किया है, वो पार्ट देखो। सेल्फ ऑब्जर्व करो कि जो मेरी गलतियां थी, जो मैंने गलती की, उनका कॉमन पैटर्न्स मैंने निकाला। कहाँ पर निकाला? जब मैंने मिस्टेक रजिस्टर बनाया तो मैंने कुछ स्पेसिफिक मिस्टेक्स लिखी, तो मैंने देखा इन मिस्टेक्स का क्या कुछ कॉमन फैक्टर है। कुछ का एग्जाम एंग्जाइटी निकल करके आ रहा है, कुछ का भूल जाता हूँ, मेमोरी से रिलेटेड आ रहा है, कुछ के कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, तो क्या मैंने उन पर काम किया? अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ अगर बनता है तो। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का मतलब है एक ऐसा इंसान जो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करे, लेकिन एक दूसरे को एक सोशल प्रेशर, पॉजिटिव सोशल प्रेशर भी क्रिएट करे पढ़ाई को लेकर के। एक दूसरे से पूछे, लॉग्स चेक करे कि आपने ये किया आज, तुमने ये किया आज। कोई भी हो सकता है, आपका अच्छा दोस्त हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। सोशल सपोर्ट डेवलप करो, अपने आसपास कुछ ऐसे लोग रखो। लोग रखने का मतलब है उन लोगों से अपनी बातचीत बढ़ाओ जो मोटिवेट आपको करते हो पॉजिटिवली, ना कि कॉम्पिटिट या कंपेयर करते हो। इसमें भी कोई भी हो सकता है, इसमें आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स। सोशल रिलैक्सेशन वाले दोस्त बनाओ, कुछ ऐसे दोस्त जहां पर आप रोज या फिर हफ्ते में 1 या 2 घंटे अपने इन्वेस्ट कर पाओ। इन्वेस्ट करने का मतलब है फालतू की बातें जिनसे कर पाओ, पढ़ाई से हट करके कुछ भी बकवास।
वो बकवास क्या करेगी, आपका जो प्रेशर बन रहा है उसको रिलीज करने का काम करेगी। देखिए, जब आप कोई कंसेप्ट पढ़ते हैं और आप उस कंसेप्ट में डीप जाने का प्रयास करते हैं, तो उस कंसेप्ट के साथ इमोशनल कनेक्टिविटी बढ़ती है, जो और ज्यादा पढ़ाई को मोटिवेट करती है। लेकिन इसके साथ साथ जो आपका रिसोर्स है, रिसोर्स मतलब आपके कोई स्पेसिफिक टीचर्स हैं या फिर बुक्स हैं, कुछ भी, उसको सही तरीके से चूज करना पहला। दूसरा, उस रिसोर्स के साथ कनेक्टिविटी बनाना, टीचर्स के साथ कनेक्टिविटी बनाना। जब आप टीचर्स के साथ कनेक्टिविटी बनाओगे, अपने फियर खत्म करोगे उनके प्रति। अगर आपका फियर है, ये पहले ढूंढना कि मेरा रिसोर्स क्या हो सकता है। अच्छा, मान लो टीचर के प्रति फियर है क्वेश्चन पूछने का, और काम भी कर नहीं पा रहे उस फियर पर, तो रिसोर्स बदल दो फिर कुछ समय के लिए, या फिर एक सेकेंडरी रिसोर्स रख लो। पहले डिसाइड कर लो इस काम को, या रिफ्लेक्शन पीरियड्स में डिसाइड करते रहो। और अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करके उनके साथ कनेक्टिविटी बिठा लोगे, अपने फियर्स खत्म करके, आपको एक बेइज्जती जैसा महसूस जो होता है क्वेश्चन पूछने के बाद, आंसर मिलना मिलने के बाद, या टीचर के कुछ छोटे मोटे रिमार्क के बाद, आपने अगर उस पर काम कर लिया, उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो कनेक्टिविटी अच्छी बननी शुरू होगी, इमोशनल कनेक्शन बनेगा, जो पढ़ाई को और ज्यादा मोटिवेट करने वाला है। यहाँ पर ध्यान रखना। और अगर नहीं बना पाते तो सेकेंडरी रिसोर्स ढूंढना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से हम लोग रिलेटेडनेस बनाना शुरू कर सकते हैं। हमने तीनों फैक्टर्स पर काम किया। हमने किया ऑटोनॉमी को बढ़ाया, हमने कॉम्पिटेंस को बढ़ाया, हमने रिलेटेडनेस को बढ़ाया। तीनों को बढ़ा करके मोटिवेशन इंक्रीज हुआ। यहाँ पर मोटिवेशन बैलेंस होना शुरू हुआ। लेकिन अब जैसी एंग्जियस फेज आता है तो एंजाइटी इंक्रीज आती है, जब दिखता है कि एग्जाम रियल है और पास आने लग रहा है। जब हम ये देखते हैं कि एग्जाम पास आ रहा है, तो परसीव्ड थ्रेट, मतलब थ्रेट जैसा परसेप्शन में पैदा होता है कि एक खतरा है। रियल खतरा नहीं है, बट क्योंकि पास आ गया, जो अभी तक अनरियल लग रहा था अब रियल है, जिसकी तैयारी की इतनी समय से, खतरा जैसा महसूस हुआ, जिसकी वजह से एंजाइटी बढ़ेगी। एंजाइटी बढ़ने की वजह से जो पुरानी लर्नड, ब्रेन ने लर्न की थी, हमने सबसे पहले समझा था ना कि एंजाइटी आएगी तो एक कोपिंग मैकेनिज्म उसने लर्न कर लिया है कि अवॉइड करो ताकि रिलीफ मिले। यहाँ अवॉइडेंस को रिप्लेस करना है। हालांकि कोपिंग मैकेनिज्म हमने पहले से ही शुरू कर दिया है प्रैक्टिस करना, अवॉइडेंस को रिप्लेस करना तो वो यहाँ पर सबसे ज्यादा काम आने वाला है। हमने क्या कोपिंग मैकेनिज्म चूज किए थे? हमने कोपिंग मैकेनिज्म जैसे ब्रीदिंग माइंडफुलनेस हो गया, जैसे अर्ज सर्फिंग हो गया। अर्ज सर्फिंग यहाँ पर कैसे काम आएगा? मान लो एग्जाम पास आ रहा है, एंग्जियस फील होने लग गए, तो देखो एंग्जाइटी को ऑब्जर्व करो, कहाँ हो रही है? चेस्ट पर हो रही है, सेंसेशन के रूप में आ रहा है। सेंसेशन को ऑब्जर्व करो बिना किसी जजमेंट के, ना अच्छी है ना खराब, बस एक सेंसेशन है। वही फॉर्मूला जो माइंडफुलनेस का है अप्लाई करना है। मन थॉट्स पे जाए, वापस खींच करके इधर ले आओ। आप ऑब्जर्व करोगे, एंग्जाइटी डाउन जाएगी, आप रिलैक्स होगे। दूसरा, स्लोइंग डाउन की प्रैक्टिस करो। स्लोइंग डाउन का मतलब है कि इस पीरियड में आपको एक जल्दबाजी महसूस होगी अपने हर एक काम में, वहां स्लो हो जाओ। इवन खाना भी खा रहे हो तो धीरे धीरे खाओ, ऑब्जर्व करते हुए खाओ, माइंडफुलनेस लेकर के आओ। जब खुद से अपने बॉडी को, अपने ब्रेन को ये शो करोगे कि देख मैं स्लो हो रहा हूँ, कोई खतरे की बात ही नहीं है, कितना आराम से काम कर रहा हूँ, तो वो खुद ही एंग्जाइटी को शांत करना शुरू कर देगा। तीसरा, एक्सरसाइज करो। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी, एक्सरसाइज तो खैर आपको शुरू से ही करनी है। एक्सरसाइज हार्मोनल बैलेंस क्रिएट करती है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक हार्मोन्स हैं, जैसे डोपामिन हो गया, जैसे सेरोटोनिन हो गया, नोरेपिनेफ्रिन हो गया। ये बेसिकली आपके मूड रेगुलेशन के लिए जरूरी होते हैं, एक्सरसाइज करने से सीक्रेट होते हैं। कॉर्टिसोल बैलेंस्ड रहता है। जो एंजाइटी हो रही है, जो फाइट फ्लाइट मोड जैसा फील हो रहा है, एंजियस सिचुएशन जैसा फील हो रहा है, वो शांत हो जाएगा। इसके साथ साथ पीएमआर, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, नींद में प्रॉब्लम आ सकती है इस पीरियड में, तो रात को सोने से पहले पीएमआर की प्रैक्टिस कर ली। पीएमआर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको मसल्स को बारी बारी से
टाइट और रिलैक्स करना होता है। इसकी गाइडेंस, इसकी गाइडेड पूरी एक सेशन चैनल पर मिल जाएगा, उसे बस सुनो, प्रैक्टिस करो और सो जाओ। एंग्जियस फेज पर इस तरीके से आप काबू पा सकते हो। तो बेसिकली मोटिवेशन शुरू में हाई था, दूसरे पीरियड में डाउन, बट हमने इसे बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? हमने ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस और रिलेटेडनेस पर काम करके इसे बढ़ाया और एंग्जियस फेज को मैनेज किया। ध्यान रखना, एंग्जाइटी के साथ को एग्जिस्ट करना है, उसे रोकना नहीं है। यहाँ पर एक कंसेप्ट है मेटा एंग्जाइटी वाला। मेटा एंग्जाइटी का मतलब होता है कि हम इसलिए भी एंग्जियस और ज्यादा हो जाते हैं कि हम ये सोच सोच करके कि मुझे एंग्जाइटी क्यों हो रही है, ये एंग्जाइटी रुक क्यों नहीं रही। तो एंग्जाइटी को रिफ्रेश करो। वो जो एंग्जाइटी है वो एक्चुअली एंग्जाइटी नहीं है इस पीरियड में, वो एक तरीके का प्रिपरेशन है। ब्रेन ने उस एग्जाम को थ्रेट मान लिया है, बट वो है तो गलत परसेप्शन ना। तो वो एक एक्साइटमेंट है, मतलब उस एंग्जाइटी को रिफ्रेश करके अपने आप से बोलो कि ये खतरनाक खराब एंग्जाइटी नहीं है, ये एक प्रिपरेशनल फेज है, ये एक एक्साइटमेंट वाला फेज है जो प्रिपेयर कर रहा है एग्जाम के लिए खुद को। और इसको ऐसा सोचने का बार बार जरूरत नहीं है कि एंग्जाइटी क्यों हो रही है, पता चल गया ना फेज ऐसा है। मेटा एंग्जाइटी पर काबू होगा, रिफ्रेश कर दिया हमने एंग्जाइटी को। अब ये भी समझो कि एंग्जाइटी को रोकना नहीं है, इसके साथ को एग्जिस्ट करना है। हो रही है, इट्स ओके, एक्सेप्ट दैट, ठीक है, फेज ही ऐसा एक्सेप्ट कर लिया, इसके साथ को एग्जिस्ट करो। अपने आप यहां से शांत होना शुरू हो जाओगे।